हेलो एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 3 में आपका वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब कोई आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लैटिस एनर्जी है, क्योंकि लैटिस एनर्जी से क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा टॉपिक होगा फाजान्स रूल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे NaCl का एग्जांपल लेते हैं। तो होता क्या है, NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए कंपाउंड का। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कटायन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आपको पता है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करेगा। ठीक है, और कटायन का फॉर्मेशन करता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करेगा। तो ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, अनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहले स्टेप में कटायन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और तीसरे स्टेप में ये कटायन अनायन मिलते हैं और तब जाके क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो पूरे प्रोसेस में कितने स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 3 स्टेप हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, कटायन बन रहा है एक स्टेप में, दूसरे में अनायन और तीसरे में कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तीनों स्टेप को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टेप वन। देखिए इसमें क्या होता है। स्टेप 1 में क्या होता है कि कोई भी मेटल है, मेटल क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, कटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, इस प्रोसेस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब समझिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल कैसा होना चाहिए, गैशियस होना चाहिए। तो गैशियस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझिए एक एग्जांपल से, सोडियम, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है ये बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, ठीक है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, कुछ इस तरह होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from gaseous atom, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एटम का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना उससे इतना आसान होगा, है ना। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो ऑफ एन एटम। उस एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस एटम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में हम लोग देखते हैं कि दूसरे स्टेप में होता क्या है। देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है। दूसरे स्टेप में देखिए क्या होगा, कोई एक नॉन मेटल है, ठीक है, गैशियस नॉन मेटल, याद रखिए, ठीक है, गैशियस नॉन मेटल, इसे हम लोग X मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कुछ इस तरह से अनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब नेगेटिव चार्ज आयन
अनायन का फॉर्मेशन होता है, जब कोई नॉन मेटल कहें या एटम कहें इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अनायन का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझिए एक एग्जांपल से, तो क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या करेगा, स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनायन का फॉर्मेशन कर रहा है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an atom gain electron and form negative charge ion, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो होती है जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव चार्ज आयन बनता है, ठीक है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप 1 में क्या था, स्टेप 1 में कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ पर एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो रहा था। स्टेप 2 में एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में क्या होता है, तीसरा स्टेप में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग अब तीसरा स्टेप देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होता है, तो पहले स्टेप 1 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा था और उस एनर्जी को हम लोग कह रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उस प्रोसेस में क्या था, कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा था, तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, अनायन का फॉर्मेशन हो रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी, उस एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और जो अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों मिलेंगे आपस में और तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और उस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो समझिएगा कि जब गैसियस कैटायन और गैसियस आयन ये दोनों मिलते हैं तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब गैसियस कैटायन गैसियस आयन कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। जैसे देखिए सोडियम है, ठीक है, ये कैटायन है गैसियस स्टेट में और ये क्लोरीन है, ये अनायन है गैसियस स्टेट में। ये जब तक गैसियस स्टेट में है अनस्टेबल होते हैं, भले ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल होते हैं और जब ये जाके मिलते हैं तब जाके क्या चीज़ होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और जब ये सॉलिड स्टेट में आते हैं तब ये जाके स्टेबल होते हैं। तो इस प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। समझ में आ गया, लैटिस एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन गैसेस कैटायन एंड गैसेस एनायन कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड कंपाउंड, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when gaseous cation and gaseous anion combine to form solid compound, ठीक है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। या इसे हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, the amount of energy released when 1 mole of ionic compound देखिए ये 1 मोल का आयनिक कंपाउंड बन रहा है ना, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम गैसेस कैटायन एंड गैसेस एनायन, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे,
लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस कटायन एंड गैसियस अनायन। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को हम लोग 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है गैसेस कटायन और गैसेस अनायन से, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। या 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब तो ये रहा लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं जेई के। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है। तो जो पहला फैक्टर है, मेजर कह सकते हैं या मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। एक चार्ज ऑफ आयंस, आयंस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा कटायन और या अनायन पे, तो लैटिस एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। और दूसरा है रेडियस कहें या साइज़ ऑफ आयंस कहें, कि आयंस का साइज जितना बड़ा होगा लैटिस एनर्जी उसकी उतनी कम होगी। समझिएगा, जैसे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज ऑफ आयंस, कटायन कहें या अनायन कहें। तो कटायन हो या अनायन हो, इस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस कंपाउंड का लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो है वो है रेडियस कहें, रेडियस ऑफ आयंस या साइज ऑफ आयंस। आयंस का साइज जितना बड़ा होगा लैटिस एनर्जी उसकी इतनी कम होगी। समझिएगा एक एग्जांपल से, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं NaF, NaCl, NaBr और NaI। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, और दूसरा रेडियस ऑफ आयन या साइज ऑफ आयंस पे। अब देखिए पहले कटायन देखिए, तो कटायन सेम है, ठीक है, सोडियम। अनायन देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है। और जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा सा स्लाइटली, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लाइट काफ़ी बढ़ता है। जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जाइएगा तो रेडियस काफ़ी बढ़ेगा। तो मुझे बताइए किसका रेडियस ज़्यादा होगा या किसका साइज़ ज़्यादा होगा, अनायन का। तो आयोडीन का साइज़ उतना ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा साइज़ होगा कटायन का या अनायन का, लैटिस एनर्जी उसकी उतनी कम होगी। तो बताइए मुझे सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी इसकी होगी। ठीक है, तो उसी तरह से आपसे ऐसे क्वेश्चन बन के पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताइए। पहला एग्जांपल है NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। इधर हम लिख देते हैं लैटिस एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ कटायन और अनायन पे, और किस पे, साइज ऑफ अनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें सबसे पहले अनायन देखिए, अनायन सेम है क्या, जी अनायन सेम है। अब कटायन देखिए, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना। नीचे जाने पे क्या होगा, नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, NaCl की। दूसरा क्वेश्चन बताइए, NaF, NaCl, NaBr, NaI में सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा। तो इस केस में देखिए कटायन सेम है क्या, जी कटायन सेम है, कटायन सेम। अनायन देखिए FClBrI, कौन सा ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मतलब लैटिस एनर्जी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी इसकी होगी। तीसरा क्वेश्चन मुझे बताइएगा कुछ। तीसरा क्वेश्चन जैसे है NaCl, MgCl2
और है AlCl3 और SiCl4, किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा? तो इस केस में देखिए, इस केस में अनायन 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 सेम है, ठीक है। कटायन देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, ये सब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 11 12 13 14। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो इस केस में हम चार्ज देखेंगे, ठीक है। चार्ज देखिए तो इस पर +1 चार्ज है, इस पर +2 है, इस पर +3 है, इस पर +4 है ना। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा? SiCl4, क्योंकि लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है किस पे? चार्ज पे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, Na2O MgO और Al2O3 में किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा? Na2O MgO, तो मुझे बताइए, इस पे चार्ज +1, इस पे +2, इस पे +3 है ना। अनायन सेम अनायन सेम अनायन सेम। अब देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम कटायन में ये पीरियड में है, ठीक है, 11 12 13, तो स्लाइटली बढ़ेगा तो इग्नोर कर देंगे। तो चार्ज देखेंगे, चार्ज फैक्टर, सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे? इस पे, तो किसका होगा लैटिस एनर्जी? इसका। उसी तरह 5वां क्वेश्चन बताइए, BeCl2 MgCl2 CaCl2, किसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा? तो मुझे बताइए। अनायन सेम अनायन सेम अनायन सेम, ठीक है। कटायन देखिए, ठीक है, बेरिलियम, आपको पता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मतलब लैटिस एनर्जी कम होगी, सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन बताइए, KF KCl KBr KI। तो देखिए सबसे पहले कटायन सेम कटायन सेम कटायन सेम कटायन सेम। अनायन देखिए FCl BrI, नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मतलब लैटिस एनर्जी कम, तो सबसे ज़्यादा किसका? सबसे ज़्यादा KF का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर एक और क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, वो पहले देखते हैं कि जब चार्ज फैक्टर और साइज फैक्टर टाई हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे वो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 7वां है ना, NaF MgCl2 और AlCl3, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, NaF MgCl2 और AlBr3 ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें अगर हम साइज चार्ज की बात करें, चार्ज, तो इस पे चार्ज +1, इस पे चार्ज +2, इस पे चार्ज +3, ठीक है। तो चार्ज में देखेंगे तो चार्ज के हिसाब से चलें तो AlBr3 का क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अगर हम साइज़ की बात करें, साइज़, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, थोड़ा सा कह सकते हैं इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो चार्ज फैक्टर डोमिनेंट होता है, याद रखिएगा, चार्ज फैक्टर डोमिनेंट होगा, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? चार्ज को। तो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन कीजिए आप, ये जेई मेंस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस 2011, ठीक है। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसका होगा? बताइएगा, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा? क्वेश्चन है LiBr KBr लिथियम सोडियम, NaBr और सीजियम ब्रोमाइड, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। तो बताइए मुझे। देखिए इस बार अनायन सेम है अनायन। कटायन देखिए लिथियम पोटाशियम सोडियम सीजियम, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? साइज़ देखिए, साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, साइज़ सबसे कम किसका? लिथियम ब्रोमाइड का। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी? इस लिथियम ब्रोमाइड की, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेन 2005 में, वो कीजिएगा। जेई मेन 2005 में क्वेश्चन पूछा था कि लैटिस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन, पहला था साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस, दूसरा था
चार्ज ऑफ आयंस, ठीक है। तीसरा था बोथ साइज एंड चार्ज ऑफ आयंस, और चौथा था पैकिंग ऑफ आयंस। तो मुझे पता है चार्ज पे और साइज पे, है ना, लैटिस एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज और साइज पे। तो बोथ साइज एंड चार्ज ऑफ आयंस, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, वो मुझे आप बताइएगा कि लोएस्ट लैटिस एनर्जी किसका होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लोएस्ट लैटिस एनर्जी किसका होगा, लोएस्ट लैटिस एनर्जी किसका होगा। ऑप्शन है LIF, LICL, LIBR, LII। और मुझे बताइए किसका सबसे लोएस्ट लैटिस एनर्जी होगा, और कमेंट में बताइए। चलिए, तो यही था लैटिस एनर्जी और फैक्टर ऑन विच किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फजान्स रूल, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा लैटिस एनर्जी से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।